अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अली और मैं अपने चैनल डेली हॉरर स्टोरीज़ बाय अली से आपके सामने मौजूद हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ पे भी हैं खैरियत से हैं, खुश हैं और कामयाब हैं। जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को किसी भी वजह से सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर हो सके तो अपने सर्किल में, अपने फ्रेंड्स में, अपनी कम्युनिटी में शेयर करें। अगर आप अपनी स्टोरीज़ को शेयर करना चाहते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और गाइस, आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, अगर अब तक आपने बेल नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया तो बेल नोटिफिकेशन में जाएं, वहाँ पे ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लें ताकि जो भी अपलोड्स मैं करूँ, जो भी ऑडियोज़ मैं अपलोड करूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और आप मेरी अपलोड्स को फ़ौरन से सुन सकें। गाइस, आज की जो स्टोरी है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी मिस मारिया ने हमें भेजी है। और मिस मारिया इससे पहले भी बहुत सारी स्टोरीज सेंड कर चुकी हैं और ये जो वाक़यात थे, ये सारे के सारे वाक़यात मिस मारिया के साथ या उनकी फैमिली के साथ पेश आए थे। ये बताती है कि हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी, बहुत स्मूथ गुजर रही थी। हम लोग शुरू से ही गुलशन इकबाल में रिहाइश पजीर थे। फिर उसके बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हुई, जैसे कि हर फैमिली में हुआ करता है। वैसे ही हमारी फैमिली में हुआ कि जब हमारे दादा दादी का इंतकाल हो गया तो उसके बाद से हमारे चाचा ने, हमारी फुप्पो ने कोशिशें शुरू कर दी कि घर बिक जाए और सबको सबके हिस्से मिल जाएं ताकि सब अपनी मर्ज़ी से अपने पैसों को इस्तेमाल कर सकें, अपनी मर्ज़ी से रिहाइश इख्तियार कर सकें। खैर, बिला आखिर वो लोग कामयाब हो गए और जब ये घर बिका तो उसमें जो भी हिस्सा हमें मिला तो हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम कोशिश करेंगे नाज़माबाद के अंदर जो एक पोश एरिया है, यानी कि नाज़माबाद ब्लॉक 4, वहाँ पे कोई अच्छा सा घर मिल जाए ताकि वहाँ पे हम रिहाइश इख्तियार कर सकें। कुछ पैसे मेरे फादर ने पहले से जमा किए हुए थे, कुछ दादा की तरफ से हिस्से में मिले थे, तो इस रकम को मिला के एक अच्छी खासी रकम थी जो हमारे पास जमा हो चुकी थी। और काफ़ी कोशिशों के बाद नाज़माबाद ब्लॉक 4 में हमें एक बंगला मिला जो कि बहुत मुनासिब पैसों में था और बहुत ही ज़बरदस्त था। यूँ इस तरह 2004 के अंदर हम लोग नाज़माबाद ब्लॉक 4 के अंदर शिफ्ट हो गए। हमारा ये जो घर था ये एक बहुत बड़ा सा बंगला था और इसमें एंटर होते ही एक छोटा सा गार्डन बना हुआ था और उसके बाद आप घर के अंदर एंटर होते थे और अगर आप फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाएं तो वहाँ पे एक बड़ा सा टेरेस मौजूद था जिस पे आमतौर पे हम लोग शाम के टाइम में जमा होकर चाय पिया करते थे। हम लोग बहुत खुश थे। ये जो घर था हमारे लिहाज से बहुत अच्छा था, बहुत बड़ा था और अक्सर ऐसा हुआ करता था कि हमारे जो भी अजीज़ व अकारिब थे, खाला, फुप्पो, रिश्तेदार, ख़ास तौर पे मेरे कज़न्स आ जाया करते थे और यहाँ पे आके रुका करते थे। खैर, हमारा जो घर था या जो हमारा बंगला था, इसके बिल्कुल सामने एक और बंगला बना हुआ था और इस बंगले को देख के अंदाज़ा होता था कि अब से तकरीबन 50 साल पहले शायद इस बंगले की तामीर की गई थी और इसकी जो हालत थी बहुत खस्ता हालत थी। वहाँ पे कोई नहीं रहा करता था और हमारे घर से, यानी हमारे टेरेस से, ख़ास तौर पे वो जो पूरा का पूरा बंगला है, जो भी खंडर है, वो नज़र आया करता था। अक्सर ऐसा होता कि कोई भी प्रोग्राम होता, कोई भी इवेंट होता तो जो हमारा गार्डन था वहाँ पे हम लोग टेंट लगवाते, वहीं पे ही सेलिब्रेशंस करते और वहीं पे ही सारे के सारे लोग गैदर होते। ये जो हमारे सराउंडेड लोग रहा करते थे, इनके बारे में हमें ज़्यादा मालूमात नहीं थी क्योंकि ये एक पोश एरिया था। यहाँ पे आमतौर पे लोग एक दूसरे से मिलने को अच्छा नहीं समझा करते थे। खैर, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा था वैसे वैसे कुछ स्ट्रेंज वाक़यात हमारे साथ होना शुरू हुए। जैसे कि जो हमारी काम वाली थी वो काफ़ी अरसे से हमारे साथ थी। वो हमारी दादी के घर में भी हमारे साथ हुआ करती थी और जब हमने ये बंगला ले लिया था या ये घर ले लिया था तो वो यहाँ भी हमारे साथ ही आई थी। अक्सर ऐसा होता कि जो हमारी काम वाली थी वो मेरी मदर से कहा करती कि बाजी, अक्सर ऐसा होता है कि जो सामने खंडर मौजूद है, इस खंडर में मुझे कभी कोई औरत खड़ी हुई नज़र आती है, कभी कोई बच्चा खड़ा हुआ नज़र आता है और कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई है जो मुझे देख रहा है। हालांकि ये जो सारी बातें किया करती थी इसको मेरी मदर मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर देती। वो कहती, तुम्हारा वहम है, तुम सोचती बहुत ज़्यादा हो, बेहतर है कि तुम नमाज वगैरह पढ़ो
दुआएं वगैरह पढ़ो ताकि तुम्हें ये जो एहसास हो रहा है ये होना ख़त्म हो। इसी तरह कुछ मज़ीद दिन गुजरे कि एकदम से एक बुरी खबर ने हम सबको हिला के रख दिया। हमारी जो काम वाली थी एकदम से काम करते करते उसके दिल में दर्द शुरू हुआ और देखते ही देखते वो ढेर हो गई। हम लोग बहरहाल उसको अस्पताल लेके पहुँचे और जब डॉक्टरों ने उसको चेक किया तो उन्होंने बता दिया कि अब से आधे घंटे पहले ही इसकी डेथ हो चुकी है। अब ये जो खबर थी ना सिर्फ हमारे लिए बुरी खबर थी, बल्कि ये जो बेचारी काम वाली थी, इसके छोटे छोटे बच्चे थे, वो भी परेशान हो गए थे। इसका शौहर भी परेशान हो चुका था। तो हमारे जितने भी अजीज़ व अकारिब थे वो भी और हम लोगों ने भी जो कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट हम कर सकते थे वो करना शुरू कर दी। खैर इसी तरह 10 से 15 दिन मज़ीद गुजरे, यानी कि अभी उसके इंतकाल को 20 दिन हो चुके थे। हमारे घर के अंदर हमारी जो कज़न है यानी हमारी खाला की बेटी आई हुई थी और जब भी वो आती थी तो वो 2 से 3 दिन रुका करती थी। आम तौर पे मैं उसके साथ कमरा शेयर किया करती थी, लेकिन क्योंकि मुझे अपने कॉलेज जाना था तो मैंने उससे कहा था कि मुझे सुबह जल्दी कॉलेज जाना है और अगर तुम्हें जागना है तो तुम मेरी मदर के साथ सो जाओ या मेरी दूसरी बहन के साथ सो जाओ। और ऐसे ही हुआ कि उसने मेरी मदर के साथ सोने का इंतखाब किया और रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। मेरी मदर तो सो चुकी थी, मेरी जो कज़न थी वो टेरेस में टहल रही थी। अक्सर रात में वो अपने दोस्त से बात किया करती थी, तो उस रात भी वो अपने दोस्त से बात कर रही थी और उसका जो ध्यान था या उसका जो फोकस था वो बातों में था। मेरी कज़न बताती है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी कि एकदम से मेरी नज़र सामने वाले खंडर पे पड़ी और जैसे ही मैंने सामने वाले खंडर पे देखा तो मैंने देखा कि उसका जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे जो स्टेयर्स मौजूद हैं, उन स्टेयर्स के ऊपर कोई लड़की या कोई औरत बैठी हुई है और बाकायदा उसने वाइट कलर के कपड़े पहने हुए हैं। अब जब मैंने पहली दफ़ा उसको देखा तो उसका चेहरा मुझे वाज़े नज़र नहीं आया, लिहाजा मैंने इग्नोर कर दिया और दोबारा से फ़ोन पे बात करने लगी, क्योंकि मेरा ख्याल था कि हो सकता है इस घर में कोई आ चुका हो या लोग अभी यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हुए हों। बहरहाल मैं दोबारा फ़ोन पे बात करने लगी और बात करते करते इत्तफाक से जब मेरी नज़र दोबारा से उस तरफ पड़ी तो मैंने देखा कि अब बजाय स्टेयर्स के सामने जो खंडर था उसकी छत पे एक औरत या लड़की खड़ी भी है और उसने वही वाइट कपड़े पहने हुए हैं। जैसे ही मैंने उसके चेहरे पे गौर करना शुरू किया तो ये देख के मेरे होश उड़ गए कि छत के ऊपर जो औरत या लड़की खड़ी हुई थी वो कोई और नहीं थी, वो वही काम वाली थी जो कुछ अरसे पहले हमारे यहाँ काम किया करती थी और जिसकी कुछ दिनों पहले हार्ट अटैक से डेथ हुई थी। अब जब मेरी कज़न ने उस काम वाली को देखा तो वो फ़ौरन से भागती हुई अम्मी के पास आई और जैसे तैसे उसने अम्मी को उठाया और उठाने के बाद सारा का सारा वाक़या या पूरा इंसिडेंट बताया। ये सारी बातें सुनने के बाद मेरी मदर फ़ौरन से टेरेस में आई और जब वो टेरेस में आई उन्होंने आके सामने वाले खंडर पे या उसकी स्टेयर्स पे या उसकी छत पे जब नज़र मारी तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। मेरी मदर ने इसको वहम करार दिया और मेरी कज़न को कहा कि तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो या बहुत ज़्यादा दिमाग पे जोर दे रही हो, बेहतर यह है कि तुम रेस्ट करो। शायद रेस्ट ना करने की वजह से तुम्हारी ऐसी हालत हुई है या तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई है। ये जो वाक़या था ये बड़ा ख़ौफनाक वाक़या था, लेकिन मेरी मदर ने पूरी कोशिश की कि मेरी कज़न और हम लोग इस वाक़े को अपने जहन से निकाल सकें। और ऐसे ही हुआ कि 5-6 दिन के अंदर अंदर 7 दिन के अंदर अंदर हम इस वाक़े को भूल गए और दोबारा से लाइफ वैसे ही गुजरने लगी जैसे गुजर रही थी। ये बताती है कि हम लोगों की आदत थी कि अपने घर में पेट एनिमल बिल्ली वगैरह पाला करते थे और ख़ास तौर पे जो मेरी मदर थी उनको बहुत ज़्यादा शौक़ था कि वो अपने पास एक कैट रखें या कोई ना कोई पेट एनिमल रखें। और उन दिनों हमारे घर में टोटल 3 पेट एनिमल मौजूद थे और देखते ही देखते यक्के बाद दीगरे 3 दिन के अंदर अंदर ही तीनों की डेथ हो गई। एनिमल्स की डेथ होना मसला नहीं था, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर तीनों को मर जाना ताज्जुब वाली बात थी। और मेरे फादर भी अब थोड़े से फिक्रमंद थे कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो नॉर्मल नहीं लग रहा है। इसी तरह कुछ मज़ीद दिन गुजरे और मेरे पेपर्स के दिन करीब आ चुके थे और मेरी आदत थी कि पेपर से पहले मैं लेट नाइट तक या सुबह तक पढ़ा करती थी। तो वैसे ही एक रात थी और रात के तकरीबन 2 या 2:30 बजे का टाइम था। सारे के सारे घर वाले बारी बारी करके सो चुके थे
और मुसलसल मैं अपने कमरे में जाग रही थी और कोशिश कर रही थी कि अपने आप को जगा सकूं ताकि मैं पेपर की अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकूं। खैर इसी दौरानिए में जब मुझे शदीद नींद आने लगी तो मैंने सोचा कि मैं वॉशरूम जाती हूँ, अपने मुंह पे पानी डालती हूँ ताकि फ़्रेश हो सकूँ और उसके बाद टेरेस में बैठ के पढ़ने की कोशिश करूँगी। ये बताती है कि कुछ देर के अंदर अंदर मैंने मुंह धोया और मुंह धोने के साथ साथ मैं टेरेस की तरफ चलने लगी। आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे जैसे मैं टेरेस की तरफ आ रही थी तो एक कुशादा टेरेस था और जैसे ही आप टेरेस की तरफ आते हैं तो सामने का जो व्यू है वो मुकम्मल तौर पे आपके सामने मौजूद होता है। बहरहाल जैसे ही मैं टेरेस के करीब आ रही थी तो सबसे पहले मेरी नज़र सामने जो खंडर था या सामने जो बंगला मौजूद था उसकी छत के ऊपर पड़ी और जैसे ही मेरी नज़र उस छत के ऊपर पड़ी तो एक लम्हे के लिए मैं शॉक हो गई। मुझे ऐसा लगा कि हमारी वही काम वाली जिसकी कुछ अरसे पहले डेथ हुई थी वो सामने वाले घर पे या सामने खंडर पे छत के ऊपर मौजूद है। अब जैसे ही मुझे ऐसा लगा एकदम से मैंने अपना सर हिलाया और इधर उधर देखने के बाद दोबारा से छत पे देखा और जब मैंने दोबारा से छत पे देखा तो वहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। अब मुझे लगने लगा कि मेरे जहन पे भी ये सब कुछ सवार हो चुका है और मैं भी बहुत ज़्यादा सोचने लगी हूँ। मैंने टेरेस के ऊपर जो चेयर मौजूद थी उस पर बैठ के स्टडी शुरू कर दी। मेरा जो फोकस था स्टडीज़ की तरफ था और मेरी कोशिश थी कि मैं अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकूं। ये बताती है कि अभी मुझे 15 से 20 मिनट ही गुजरे थे कि एकदम से महसूस होने लगा कि सामने जो खंडर मौजूद है उसकी स्टेयर्स पे से कोई चल रहा है या कोई उतर रहा है। मेरा फोकस बुक्स की तरफ था लेकिन कॉर्नर ऑफ द आई से मुझे महसूस हो रहा था कि कोई ना कोई ऑब्जेक्ट है जो सामने वाले घर में मूव हो रहा है। अब मैं चाहने के बावजूद भी उधर नहीं देख पा रही थी। मेरे अंदर इतनी हिम्मत मौजूद नहीं थी कि मैं सामने देख सकूं या इस सिचुएशन को या इस ख़तरनाक नज़ारे को फेस कर सकूं। कुछ देर तक मैंने मुसलसल बुक्स की तरफ देखा लेकिन जब मुझे बाकायदा महसूस होने लगा कि कोई बार बार सीढ़ियों से उतर रहा है या ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है तो जैसे तैसे मैंने हिम्मत करके बुक पे से नज़र हटाई और फ़ौरन से सामने वाली बंगले की स्टेयर्स पे देखा। ये बताती है कि जैसे ही मेरी नज़र सामने वाले बंगले की स्टेयर्स पे पड़ी तो मैंने देखा कि हमारे तीनों वो पेट एनिमल्स जो पिछले कुछ दिनों में 3 दिन के अंदर अंदर मर गए थे वो सारे के सारे उन स्टेयर्स पे बैठे हुए हैं और बहुत इत्मीनान से बैठे हुए हैं, जैसे कि बहुत रिलैक्स हो, बहुत अच्छी कंडीशन में हो और बहुत खुश हो। खैर जब मैंने पहली दफ़ा उन एनिमल्स को देखा तो मेरे जहन में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई क्योंकि मैं भूल चुकी थी कि ये मर भी चुके हैं। लेकिन जैसे ही अगले ही लम्हे मेरे जहन में आया कि ये सारे के सारे पेट एनिमल्स मर चुके थे तो एकदम से मुझे शौक़ लगा और जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ या शौक़ लगा वैसे ही मैं जितना जल्दी हो सकता था वहाँ से उठ के सीधी अपनी मदर के रूम में भागी और वहाँ जाके उनको सारी की सारी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। अब जब मैंने अपनी मदर को ये सारे वाक़यात और सारी चीज़ें बताईं तो पहली दफ़ा मेरी मदर के गेस्चर से लगा कि जैसे वो भी इन तमाम चीज़ों को देखती हैं या ऑब्ज़र्व करती हैं या उनके रिकॉर्ड में भी ऐसा कोई एक्सपीरियंस मौजूद है। उन्होंने मेरी किसी भी बात का डिनाइल नहीं किया और मुझे कहने लगी कि बेटा कोशिश किया करो कि वहाँ बैठने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ लो, हिसार कर लो या पूरे घर का हिसार कर लो ताकि तुम्हें इस तरह की जो एंटिटीज़ नज़र आ रही हैं वो नज़र आना बंद हो सकें। खैर उसके बाद से मैंने ऐसा ही करना शुरू किया कि जब भी मैं टेरेस की तरफ जाती या किसी भी काम से उस तरफ जाती कि मेरा सामना किसी भी तरह उस बंगले से हो या उस खंडर से हो तो मैं जाने से पहले हिसार करती या आयतुल कुर्सी पढ़ती। और इसका फ़ायदा ये हुआ कि उसके बाद से ये जो भी एंटिटीज़ थी ये जो कुछ मुझे नज़र आता था या जो भी शेप शिफ्टर्स थे, छलावे थे या दीगर मखलूक़ात थी ये मुझे नज़र आना बंद हो गई। अब जाहिर सी बात है ये बंगला हमने बड़ी कोशिश के बाद बड़ी मोहब्बत से ख़रीदा था और इतना जल्दी हम कोई फ़ैसला नहीं कर सकते थे, ना अफोर्ड कर सकते थे। मेरी मदर की, मेरी, इवन कि अब सारी की सारी फैमिली की कोशिश यही थी कि सामने जो कुछ नज़र आता है उसको इग्नोर करें और पाक साफ रहने की कोशिश करें और इस घर के अंदर तिलावत भी प्ले करें। ये बताती हैं कि सबसे शॉकिंग जो इंसिडेंट था वो इस तरह से था कि हमारा एक दूर का कज़न था जो यूएसए में रहा करता था और वो कुछ दिनों के लिए पाकिस्तान आया। जब वो पाकिस्तान आया तो उसने हमारे घर का इंतखाब किया कि 10 से 12 दिन जो भी उसके पास मौजूद हैं वो सारे का सारा टाइम यहाँ पे स्पेंड करेगा और यहीं से ही वापस यूएसए चला जाएगा।
खैर हम लोगों ने खुशी खुशी उसको वेलकम किया, और जब वो हमारे घर में आ गया तो ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर पे कमरा मौजूद था, मेरी मदर ने उसकी चाबी उसको दे दी और उसको कहा कि बेटे जब तक चाहो यहाँ पे रहो और अपना ही घर समझो। खैर 3-4 दिन बहुत अच्छे गुजरे। वो बहुत खुश था, बहुत इन्जॉय कर रहा था, और जो भी उसके काम थे जो उसको यहाँ पे करने थे वो ग्रेजुअली बारी बारी सारे काम कर रहा था। तकरीबन 6 या 7वें दिन एकदम से हमने देखा कि उसका जो सामान है वो उसको पैक कर रहा है। और जब हमने उससे पूछा कि तुम सामान क्यों पैक कर रहे हो, तो वो कहने लगा कि मुझे अपने दोस्त के घर जाना है, मैं बाकी दिन वहीं पे गुजारूंगा। अब ये देखने के बाद या ये सुनने के बाद मेरी मदर मेरे फादर परेशान हो गए और उससे पूछने लगे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि तुम यहाँ से जा रहे हो, कि हमसे कोई गलती हो गई है या हमने कोई गलत काम कर दिया है, या अगर हमारी कोई बात बुरी लगी है तो हमें बताओ। यह सब सुनने के बाद जो हमारा कज़न था वो कहने लगा ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और ये जो भी वजूहात हैं मैं अमेरिका जाने के बाद आपको बता दूंगा। खैर ये सुनने के बाद मेरे फादर ने भरपूर कोशिश की कि उसको रोक सके, लेकिन वो कतई नहीं रुका और उसका यही था कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा। खैर वो अपना सामान लेके अपने दोस्त के घर में शिफ्ट हो गया, और जो भी बाकी 8-10 दिन बचे थे उसने वहाँ पे गुजारे। और जब वो यूएसए पहुँच गया तो उसके बाद उसने मेरे फादर से रब्ता किया, और मेरे फादर से रब्ता करने के बाद उसने एक स्टोरी बताई। उसने बताया कि मैं बहुत अच्छा रह रहा था वहाँ पे, सब कुछ अच्छा था, आप लोग बहुत मेहमान नवाज थे, बहुत अच्छी तरह मेरा ख्याल रख रहे थे। लेकिन एक रात तकरीबन 2 या 3 बजे का टाइम था और मैं टेरेस में टहल रहा था। मेरी जो फियांसी है मैं उससे बात कर रहा था, तो फियांसी से बात करते करते मुझे ऐसा लगने लगा कि जो सामने वाला घर है, जो कि टूटा फूटा घर है, जो कि पुराना घर है, उसमें कोई मौजूद है या कोई मूव कर रहा है। खैर शुरू में मैंने फोकस नहीं किया, लेकिन जब मुझे मुसलसल ऐसा लगने लगा कि कोई है जो सामने स्टेयर्स पे मौजूद है और मुसलसल वो अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है, तो फाइनली मैंने उधर देखना शुरू किया। और जब मैंने उधर देखना शुरू किया तो मैं देख के शॉक रह गया कि वहाँ पे स्टेयर्स पे वही लड़की या वही मेरी फियांसी बैठी हुई थी जिससे मैं फ़ोन पे बात कर रहा था। हालांकि मेरी जो फियांसी है या वो लड़की है वो यहाँ पे नहीं रहा करती थी, वो यूएसए के अंदर ही मौजूद थी। ख़ास तौर पे उस टाइम जिस टाइम मैं उससे बात कर रहा था वो अमेरिका के अंदर ही मौजूद थी उस वक्त। खैर जैसे ही मैंने उस लड़की को देखा तो मुझे शौक लगा और मैं सोचने लगा कि आखिर कैसे हो सकता है कि एक लड़की जिससे मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, जो यहाँ से हज़ारों मील दूर मौजूद है, वो भला सामने मुझे कैसे नज़र आ रही है। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने मुसलसल उसको देखना शुरू किया तो आहिस्ता आहिस्ता करके वो जो लड़की थी वो स्टेयर्स से उतरना शुरू हुई, और स्टेयर्स से उतरती हुई सीधी आगे की तरफ बढ़ना शुरू हुई, जैसे कि वो मेरी तरफ बढ़ रही हो। बहरहाल जब मुझे यकीन हो चला कि ये जो लड़की है या ये जो औरत है ये मेरी तरफ बढ़ रही है, तो फ़ौरन से मैं अपने कमरे में गया और अंदर जाके मैंने अपना कमरा बंद किया और उस लड़की से भी जो मैं बात कर रहा था उसको डिस्कनेक्ट किया। और मैंने उसी वक्त डिसाइड कर लिया था कि जैसे तैसे सुबह होगी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। ये बताती हैं कि इस वाक़े के बाद मेरे फादर ने मुख्तलिफ़ मौलानाओं से, मुख्तलिफ़ झाड़ फूँक करने वालों से, आलिम दीन से रब्ता किया, उनको सारे के सारे वाक़यात बताए। उनको बताया कि सामने वाला जो बंगला है वहाँ पे इस तरह की चीज़ें हमें नज़र आया करती हैं। खैर एक साहब से इनकी मुलाकात हुई। वो जो साहब थे उन्होंने कुछ कीलें दी, उन पे दम किया और कहा कि जो आपका बंगला है, इस बंगले के अंदर हर दीवार के ऊपर आपको ये कीलें ठोकनी है और आपने कोशिश करनी है कि जब तक आप लोग यहाँ पे रहते रहेंगे आपने ये कीलें नहीं निकालनी है। अगर आप ये कीलें निकालेंगे तो सामने जो मखलूक़ात मौजूद हैं वो आपके घर में भी आ सकती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि जब हम लोगों ने वहाँ पे कीलें वगैरह लगाई तो उसके बाद से हमें वो चीज़ें नज़र आना बंद हो गई। और कुछ वज़ाइफ वगैरह भी थे जो हम सबको पढ़ने के लिए दिए गए थे, और हम सबको कहा गया था कि आपने अपने घर में रोज़ाना की बुनियाद पे सूरह बकरा की तिलावत करनी है। ना सिर्फ तिलावत करनी है, अगर हो सके तो हर कमरे में हर जगह इसको प्ले भी करना है। ये बताती हैं कि मेरी अब शादी हो चुकी है और मेरे वालिदैन का जो घर है वो अब भी वहीं पे मौजूद है। उनके घर के सामने जो खंडर मौजूद था या जो खाली बंगला था वो भी वहीं पे मौजूद है। मेरे पेरेंट्स अब भी वहाँ पे रहा करते हैं और वो जो कीलें दी गई थी वो अब भी दीवारों में ठुकी हुई हैं। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ जो स्टोरी मैंने शेयर की है ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे, मेरी फैमिली को, हम सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सलामती दे। अगली अपलोड तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।